आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। इस पेपर को यदि आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में कोई भी डर नहीं रहेगा और आपका पेपर बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक प्रश्न को तैयार करके बोर्ड पेपर परीक्षा देने जाइएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहाँ पे बनता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो सी वाला, ध्यान देंगे इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इससे 30 सेमी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने पर यह देखेंगे, पहले फोकस दूरी एफ का मान दिया है और यह उत्तल लेंस है तो इसलिए एफ का मान प्लस रहेगा। यहाँ एफ बराबर 15 सेमी हो गया। यह फोकस दूरी प्रश्न में दिया गया था और 30 सेमी की दूरी पर जो है वस्तु रखा गया है। तो u बराबर -30 सेमी जो है दूरी पर वस्तु रखा गया है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, माइनस जो है 30 सेमी हो जाएगा। और v बराबर जो है यहाँ पर क्या बनेगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। v पूछ रहा है और यहाँ पर लेंस है कि दर्पण है, ध्यान देंगे यहाँ पर लेंस है तो लेंस का सूत्र लागू करेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह लेंस का सूत्र है। 1/f का मान क्या दिया गया प्रश्न में? 15 है तो 1/15 हो जाएगा और 1/v यहाँ पूछा जा रहा है -1/u। u का मान -30 है। मान को यहाँ पे क्या किया? भर दिया गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा? 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा और माइनस माइनस मिल के प्लस 1/30 हो जाएगा। अब 1/30 जो है प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? 1/15 माइनस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/ जो है v हो जाएगा। अब दोनों का हर देखेंगे तो बराबर नहीं है, यह 15 है, यह 30 है। तो इसको बराबर करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 माइनस 1/ जो है 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दीजिए तो 2 में से 1 जाएगा, 1/ क्या बनेगा? 30 बराबर हो जाएगा 1/v और यहाँ गुणा कर लेंगे तो v v बराबर 30। तो यहाँ पर v का मान क्या आ गया? 30 सेमी आ गया। तो इसमें 30 सेमी ऑप्शन वाला देख लेंगे इसमें कौन सही होगा। 30 सेमी यह आंसर आ चुका। तो कैसे हल किया गया, एक एक लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 30 सेमी, यहाँ देखिए 30 सेमी 2 ऑप्शन में दिया है, लेकिन 30 सेमी वस्तु से दूसरी ओर बनेगा क्योंकि धनात्मक हुआ है। तो 30 में दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार, वस्तु का आकार क्या? 30 सेमी था वस्तु का आकार, तो इसमें वस्तु के आकार के होगा। 30 सेमी दूरी पर वस्तु है तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर गुजरता है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गुजरता है तो निर्गत जो प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो जो दूरस्थ प्रकाश का रंग कौन होता है? तो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग की पट्टी दिखाई देता है। उसमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तरंगदैर्ध्य किसका होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर जो है दूरस्थ रंग मतलब बहुत दूर से रंग जो दिखाई देता है वह लाल होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है सही, लाल वाला जो है ऑप्शन क्या है? सही है। तो ए ऑप्शन क्या आ गया? सही। अगला क्वेश्चन है,
एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। अब एम्पियर सेकेंड का एम्पियर का मतलब हो जाएगा आई और समय का मतलब हो गया टी, ये हो गया आई टी। तो आई टी किसका सूत्र होता है? क्यू का होता है, और क्यू बराबर होता है आई टी होता है। तो इसका मतलब क्यू का नाम क्या? आवेश है। तो आवेश का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा गुणे समय एम्पियर सेकेंड है। तो इसलिए इसमें सूत्र कौन हो जाएगा? किसका मान हो जाएगा? आवेश का। सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखेंगे, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न दिया गया, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि प्रवाही धारा I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 तथा H2 है तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या मान दिया गया है? तो टाइम दे दिया गया है और इसमें ऊष्मा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा H बराबर, सूत्र क्या होता है? तो H बराबर पढ़े हैं V² T बटा आर होता है। यह सूत्र किसका है? ऊष्मा का सूत्र होता है। अगर इसमें टाइम 1 दे दिया गया है तो यहाँ पर मान क्या लिखेंगे? अगला जो स्टेप बनेगा क्या लिखेंगे यहाँ पर? H1 बटा क्या हो जाएगा? H2 अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा? V², टाइम का मान 1 हो जाएगा, बटा R है तो R1 हो जाएगा, बटा फिर इसी प्रकार अगला लाइन बनेगा V² गुणे टाइम का मान 1 है, बटा R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अगला लाइन H1 बटा H2 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए V², ये V² रहेगा क्योंकि इसमें समान है। आप कैसे जाने समान है? तो यह लिखा गया समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान समान नहीं होता है। देखिए धारा I1 I2 लिखा गया है, प्रति सेकंड टाइम है, ऊष्मा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मान रखें V² T बटा R है, तो V² गुणे T का मान 1 है, प्रति सेकंड है R1, V² गुणे T का मान 1 है, R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर V में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? V² बटा R1 और नीचे क्या बनेगा? V² बटा क्या हो जाएगा आपका? R2 हो जाएगा। जो नीचे है, अब देखिए हम जो नीचे सबसे ऊपर कर देंगे या बीच में आ जाएगा, बीच में पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा? H1 बटा H2 बराबर हो जाएगा V² R2 बटा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर? V² R1 हो जाएगा। कौन सा कट जाएगा इसमें से? V² से V² कट जाएगा, क्या बचेगा? H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बटा R1 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सही हो जाएगा। तो H1 बटा H2 R2 बटा या R1 जो है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन H1 बटा H2 R2 बटा R1, H1 बटा H2 R2 बटा R1, इसमें 6 वाला में जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही लग जाएगा। अगला जो दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक यदि निकालना चाहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का पहले सूत्र लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है IBL होता है, या IBL साइन थीटा होता है। इसमें B का मान अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? IBL बराबर F हो जाएगा, और B को यहाँ रोक देंगे तो IL नीचे जाएगा, तो F बटा क्या बनेगा? IL हो जाएगा। तो B का अगर मात्रक निकालते हैं, B का नाम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, और B का मात्रक क्या हो जाएगा? तो इधर बनेगा F का मात्रक क्या है? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो गया, प्रति हो जाएगा। I का मात्रक क्या है? एम्पियर हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो मात्रक क्या बना? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए F बराबर IBL होता है, तो IBL बराबर F लिख सकते हैं। B बराबर, B को रोकेंगे, IL नीचे चला जाएगा क्योंकि गुणा है तो भाग बनेगा। B का मात्रक क्या हो जाएगा? तो B का मतलब F का मात्रक न्यूटन, I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर। तो क्या बना? न्यूटन एम्पियर मीटर इसका मात्रक बन गया। इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सही है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये B वाला ऑप्शन क्या है? सही है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कहा है प्रश्न में मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो मेथेन का CH4 होता है, तो CH4 यह आपका मेथेन का सूत्र हो जाएगा। 8वां नंबर में B वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें CH2 का अंतर होता है वह सजातीय श्रेणी होता है। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर B वाला ऑप्शन क्या है? CH4 और C2S6। अगर कार्बन में से 2 कार्बन घटेगा, 1 कार्बन, हाइड्रोजन 6 में से 4 घट गया 2, CH2 का जिसमें अंतर रहेगा, इसमें B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें B वाला ऑप्शन जो है सजातीय श्रेणी है, क्योंकि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें CH2 का अंतर हो उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक जो सूत्र होता है
इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, PbNO3 का ट्वाइस। ये PbNO3 इसमें जो है 10वां वाला में जो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। एंटीमनी, अब एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया CH3 COOH C2H5OH, मतलब एस्टिक अम्ल जब एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एस्टर बनता है। एस्टर का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 COOH C2H5। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। CH3 COOH C2H5 होता है। यह जो है एस्टर का सूत्र हो जाएगा और एस्टर बनता है तो यहाँ पर एस्टर लिखा जाएगा। कौन सा, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया आ गया बायोलॉजी का। कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकी प्रक्रम में वो जो है ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है, तो ATP को कहा जाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ATP हो जाएगा। पीतरस स्रावत होता है, पीतरस कहाँ पर स्राव होता है, तो पीतरस जो होता है यकृत में स्राव होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, परागण होते हैं। क्या होते हैं, परागण होते हैं। इसमें जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां जो विकसित होती हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम। क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्रायोफिलम जो होता है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है, एक लिंगी फूल का जो उदाहरण पपीते का फूल होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में स्वास्थ्य समान रक्तदाब क्या होता है, तो 120/80 होता है, मतलब 120/80। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आहार जो है श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसमें आहार जो है श्रृंखला का निर्माण करने वाला कौन है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा घास, घास, बकरी और मानव। घास के बाद बकरी, घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी मानव। तो इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है बताया गया। यह 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो है 21 वाले प्रश्न को समझते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और ये 4 नंबर का जो है यह क्वेश्चन है। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हल करके आपको बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर, तो u बराबर जो है -25 सेमी। वस्तु की दूरी सदैव माइनस लेते हैं, u बराबर -25 सेमी हो गया। और दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा, m बराबर 1/2 हो जाएगा, आधा हो गया। और v बराबर पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है और फोकस दूरी भी पूछा जा रहा है, यह बराबर प्रश्नवाचक। यम का सूत्र क्या होता है, उत्तल दर्पण में रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़े हैं, यम बराबर -v/u होता है। यम का मान कितना है, तो यम का मान 1/2 हो जाएगा, -v उतर जाएगा, u का मान -25, तो -25 प्रश्न में दिया गया था, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 v/25, 25 से का नाम 25, 2 में भी का गुणा करिए 2v बराबर 25 हो जाएगा। अब यहाँ 2v बराबर 25 कैसे हो गया, क्योंकि 25 का गुणा 1 में हुआ, 2 में भी का गुणा हुआ, 2v बराबर 25, तो v बराबर 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 25 में भाग करेंगे, v का मान 12.5 सेमी, 25 का आधा हो जाएगा, 12.5 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी प्रश्न में पूछा गया था, तो प्रतिबिंब की दूरी 12.5 सेमी कह सकते हैं या 25/2 सेमी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यह सूत्र जो है रेखीय आवर्धन की सहायता से लगेगा, क्योंकि प्रतिबिंब आधा बना है, जब आधा की बात करते हैं तो यम बराबर 1/2 करेंगे, दुगुना का था तो यम बराबर 2, 3 गुना
तो यम बराबर 3 रह करके हल करना पड़ता। प्रश्न में आधा बोला गया, इसने यम बराबर 1/2 प्रयोग किया है। अब यह दर्पण है, दर्पण की सहायता से फोकस दूरी भी पूछा जा रहा है। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसका सूत्र है, तो यह दर्पण का सूत्र है। 1/f बराबर 1/v का मान 25/2, क्योंकि v का मान देखिए 25/2 रखिए या 12.5 रखिए, बात एक ही है। 25/2 हो गया प्लस 1/u का मान -25 है। यहाँ पर 2 जो है नीचे वो सबसे ऊपर कर लीजिए, 2/25 हो जाएगा प्लस माइनस 1/25 हो गया। दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। तो 25 नीचे 25 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दीजिए, 1/25 हो गया। यफ में 1 का गुणा कर, यफ 1 का नाम यफ, 25 से करना 25, यफ बराबर 25 सेमी। तो उम्मीद करते हैं फोकस दूरी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यफ का मान यह प्लस में क्यों आया, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और यहाँ धनात्मक मान आया हुआ है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होती है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या मान दिया गया है, तो भी का मान, जब यहाँ पर भी का मान जो है 20 सेमी पीछे, लेंस की जो है किरण जो है 20 सेमी पीछे, तो जब पीछे जो बनेगा तो प्रतिबिंब हो जाएगा भी बराबर 20 सेमी हो जाएगा। और यह बराबर जो है फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया, फोकस दूरी 30 सेमी, यह बराबर -30 सेमी। अब माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होता है। इसमें u बराबर पूछा जा रहा है, तो u बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यहाँ u का मान निकालने के लिए अब यहाँ लेंस का सूत्र प्रयोग करेंगे। पहले दर्पण का सूत्र का प्रयोग किए हैं, अब यहाँ लेंस का सूत्र का प्रयोग होगा। अब लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये किनका सूत्र है, लेंस का सूत्र होता है। 1/f का मान क्या है, 1/-30 हो जाएगा बराबर 1/v का मान 20 हो जाएगा माइनस 1/u। अब ये माइनस क्यों रखें, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये माइनस चिन्ह पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1/30 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम का मतलब यह हो गया कि यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा हो गया तो 3 × 9 3 हो गया, और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 × 9 2 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर हो गया, 3 + 2/60 हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, 3 2 जोड़िए कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1/u बराबर 5/60 हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, u/1 तो 60/5, 5 से 60 को काट दीजिए, u बराबर 12 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी जो है कितनी दूरी सेमी हो जाएगा, 12 सेमी हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जो लिए हैं तो एलसीएम लेना आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हर बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा। तो यू का मान जो है 12 सेमी आ गया। अब अगला प्रश्न है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि वह 4 ओम और 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। आपको 3 प्रतिरोध दिया गया, पहला प्रतिरोध 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है। इसको आपको ऐसा जोड़ा जाएगा कि उत्तर 4 आना चाहिए, एक उत्तर 1 आना चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन प्रतिरोध है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, 6 ओम का है। अगर हम 2 ओम को ध्यान देंगे, 3 ओम 6 ओम, इसको हम समांतर क्रम में अगर जोड़ दें तो उत्तर क्या आएगा, तो लिखेंगे 3 ओम 6 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। 1/r बराबर 1/r1, r1 को हम 3 माने हैं क्योंकि r1 3 हो गया, r2 6 हो जाएगा, तो r2 1/6 हो गया। 1/r बराबर, यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी क से गुणा करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। 2 × 9 2, 2 × 3 6, 2 प्लस हो जाएगा 1/6, हर बराबर हो गया 6। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 और 1 जोड़िए कितना हो गया, 3/6 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो r/1 हो जाएगा, 6/3 हो गया, 3 दूना 6, r का मान 2 आ गया। तो यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम को जब ले करके चले हैं तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया है। अब 2 ओम आ गया और 2 ओम पहले से बचा हुआ था, देख लेंगे ऊपर 2 ओम जो है ये बचा हुआ
हुआ है, तो 2 ओम और 2 ओम मिल करके किस क्रम में जोड़ दे कि 4 ओम बन जाए। 4 ओम हमको उत्तर लाना है, तो 2 ओम तो तुल्य प्रतिरोध नीचे आया और 2 ओम पहले से बाकी था, क्योंकि हमको 3 और 6 ओम लेके चले थे। तो 2 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अब आर डैश कर लेंगे, R1 प्लस R2 हो गया। R1 का मान 2 मानेंगे और R2 का मान 2 मान लेंगे। अब यह R1 हो जाएगा और यह R2 का कार्य करेगा, तो R1 R2 हो गया। R1 2 प्लस 2 मिलकर के 4 ओम हो जाएगा। और हमको 4 ओम लाना भी है, क्योंकि हमको ऐसा जोड़ना है कि 4 ओम बैठ जाए। तो किस किस क्रम में जोड़ा गया, 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया। जो उत्तर आया वह उत्तर मान और 2 ओम पहले से था, दोनों किस क्रम जोड़ा गया, श्रेणी क्रम जोड़ दिया गया, तो आ गया 4 ओम आ गया। अब हमको 1 ओम लाना है। अब 1 ओम कैसे आएगा, तो लिखेंगे आप नीचे यहाँ पर अगला प्रश्न को लिखेंगे कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में जोड़ दे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उत्तर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये सूत्र है किस क्रम का, समांतर क्रम का। 1/r1 2 हो जाएगा, 1/r2 3 हो जाएगा, 1/r3 6 हो जाएगा। 2 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 आ जाए तो 2 तिहाई 6 3 बार में, 3 दूना 6 2 बार में, 6 एक अन्नम 6 तो 6 एक बार में आ गया है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिए 6 हो गया, 3 2 5 1 6, 6/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है उल्टा कर दीजिए, r/1 r हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, उत्तर आ गया 1, r बराबर 1 ओम। और 1 ओम लाना भी था। तो 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो उत्तर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अगला प्रश्न समझते हैं। अब अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है। अब देखिए, धारावाही जो चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है, यह प्रश्न किनका नियम है, तो बायो सेवरेट का नियम होता है। तो एग्जाम में जो है बायो सेवरेट का नियम भी अगर पूछा जाएगा तो यही उत्तर जो है होगा, बायो सेवरेट का नियम और धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है, दोनों का उत्तर एकदम सेम होता है। और आगे देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय चालक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या बात निर्भर करता है, बी का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आई का नाम क्या है, धारा। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनकर्मानुपाती होता है। तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो बी अनकर्मानुपाती, आई समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब देखिए दूसरा नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, और इसका नाम क्या है, अल्पांश लंबाई या अल्प लंबाई। चालक खंड के अल्प लंबाई के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो बी अनकर्मानुपाती डेलियल पूछेंगे, डेलियल का नाम क्या है, तो अल्प लंबाई है। और बी का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगला जो है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है चालक के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर बटा में आ गया तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। अगला जो लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच बने कोण ज्या साइन थीटा के अनकर्मानुपाती होता है। बी अनकर्मानुपाती साइन थीटा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब चारों समीकरणों को संयुक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 को संयुक्त करने पर तो संयुक्त कैसे होगा, तो बी 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 मिल करके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4b मतलब 1b लिख दीजिएगा। और क्या बनेगा, चिन्ह 4 चिन्ह है तो 4 चिन्ह है तो 1 चिन्ह लिखा जाएगा। और क्या लिखेंगे, आई डेलियल बटा में r² साइन थीटा, तो आई डेलियल साइन थीटा बटा r² हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं यह बायो सेवरेट का नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही प्रश्न धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 4 कारण था, चारों कारण को वो जो है बताया गया। अब इसमें पूछा गया था एक दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो दिशा ज्ञात करने के लिए अगर नियम की बात करेंगे तो दक्षिणावर्त पेंच का नियम आप लोग पढ़े होंगे। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या पढ़े हैं कि यदि हम पेचकस की सहायता से
दाएं हाथ को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि जो नोक होता है वह धारा बहने की दिशा में चलता है, और जिस दिशा में पेंच घूमता है, जैसे आप ऐसे पकड़ करके घुमाते हैं ऐसे घुमाया जाता है, तो नोक जो होगा, नोक क्या बताता है, चालक में बहने वाली धारा बताता है, और पेंच जो होता है, जो जिधर घूमता है, अंगूठा जिधर घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखा को दिशा प्रदर्शित करता है। तो इसमें दो प्रश्न पूछा गया था कि इसमें एक दिशा ज्ञात करने का जो है किसी जो है वैज्ञानिक का जो है नियम बताना था, तो इसमें मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम बता सकते हैं कि जब पेचकस की सहायता से जब पेचकस को अपने हाथ से कसा जाता है, दाएं हाथ को पकड़ करके कसते हैं, तो नोक जो है धारा दिखाएगा, और जिधर अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर संरचनात्मक सूत्र को नाम लिखना है। ये अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र कैसे बनेगा, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र बन जाएगा एच, यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, CH3COOH होता है, तो यहाँ पर जो होता है एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र लिखेंगे C2H5 का जो है यह संरचना सूत्र हो जाएगा। और अगला मेथेनल है, तो मेथेनल का यह सूत्र बन जाएगा। और अगला 1 क्लोरोप्रोपेन है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन का जो संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा 1 क्लोरो, अब मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा। और अगला जो दिया गया है नाइट्रोमेथेन, तो नाइट्रोमेथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3NO3, ये नाइट्रोमेथेन का जो है यह सूत्र हो जाएगा। इसमें IPSC नाम नहीं लिखना है, केवल संरचना सूत्र लिखना था। तो एथेनोइक अम्ल को एथिल एल्कोहल को जो है एथेनोइक अम्ल कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो इसमें C2H5 है और O हो जाएगा, C2H5OH हो गया, ये एथेनोइक अम्ल का संरचना है। ये मेथेनल का हो जाएगा, और 1 क्लोरोप्रोपेन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, उसके 2 अनुप्रयोग आपको बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम पे रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम पे रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसका कह रहा है कि 2 अनुप्रयोग बताइए, तो इनका 2 अनुप्रयोग भी आप नोट कर लीजिए। पहला जो अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, पहला, श्रेणी क्रम के ऊपर व्यवस्थित तत्व अपने नीचे वाले तत्व को उनके विलयन को विस्थापित कर देता है। और दूसरा जो अनुप्रयोग है, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं को रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण घटता है। तो ये 2 जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो है अनुप्रयोग हैं। और ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जा रहा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और कापर का अगर मिश्र धातु जो है पूछा गया, कापर के 2 प्रमुख मिश्र धातु, इसका उपयोग बताना है। तो कापर का मिश्र धातु गन मेंटल होता है, यह कापर का महत्वपूर्ण मिश्र धातु होता है, जिसमें कापर कितना % होता है, 88% होता है, और टीन जो होता है 10% होता है, और जिंक जो होता है 2% होते हैं। इनका उपयोग जो होता है बंदूक, हथियार, मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पीतल जो है इसका कापर का मिश्र धातु का है, यह कापर का मिश्र धातु होता है, इसमें कापर 80% होता है तथा जिंक 20% होता है। इसका उपयोग जो होता है बर्तन तथा क्या है, तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को मिश्र धातु की परिभाषा और मिश्र धातु का कहाँ उपयोग किया जाता है यह समझ में आ गया होगा। अगला जो है, निम्नलिखित यौगिक का IPSC नाम लिखना है। IPSC नाम लिखना है। HCHO का नाम क्या है, यह HCHO का नाम मेथेनल है। क्या है, मेथेनल है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है। और CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यह मेथेन एथेन प्रोपेन है, डबल बॉन्ड लगा है, तो यह हो जाएगा प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन की जो संयोजकता पर एक संक्षिप्त लिखें, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है 2,4 है। इसके बाह्यतः कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह 4 इलेक्ट्रॉन 4 संयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तथा कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पेपर में पूछा गया, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक
क्रमांक 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है 2,4 है। इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बाह्य कोष में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2,4 है। और ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 संयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं तथा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अगर रासायनिक नाम की बात करते हैं तो बेकिंग जो है सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है खाने का सोडा का नाम है। और अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। यह खाने का सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर धामन सोडा बनता है। कहा है ना प्रश्न में, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या बनता है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर धामन सोडा बनता है। और ये बेकिंग पाउडर हो गया। गर्म करेंगे तो Na2CO3H2O + CO2 बनेगा। इसका मतलब ये धामन सोडा बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह प्रश्न तो हर साल पेपर में आता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणु या परमाणुओं के समूह अदला बदली हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में जो है NaCl से क्रिया किए हैं तो NaCl जो Cl यहाँ पे चला गया है और NO3 यहाँ पे चला जाएगा। आदान प्रदान जो है हुआ है। परमाणुओं को आदान प्रदान जिस समूह में होता है, जिस अभिक्रिया में होता है, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सिल्वर नाइट्रेट में नमक NaCl से क्रिया किया गया तो AgCl हो गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो लिखेंगे जब अम्ल तथा क्षार को मिलाते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यह हो गया अम्ल हो गया और यह हो गया क्षार हो गया और यह बनेगा नमक जो लवण और यह बन गया जल बन गया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल तथा क्षार को मिलाते हैं तो लवण तथा जल बनता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो है योगात्मक अभिक्रिया, तो कहेंगे वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाता है, ऐसे अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। 2 पदार्थ को गर्म करने पर एक पदार्थ बन जाए, ऐसे अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। कार्बन में ऑक्सीजन जोड़े हैं तो क्या बना है? CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं यह पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पेपर को अच्छे से तैयार करके बोर्ड पेपर परीक्षा देने जाइएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।